Welcome to Suman's Digital English Tutorial videos. It's I Rajnikant Tiwari. I'm going to teach you how to form different kinds of sentences in simple future tense. So let's see. सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर के किसी भी टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है। वी यूज शैल एंड विल इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए विल और शैल सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेट्स के साथ किया जाता है, यानी आई और वी दो ऐसे नॉमिनेट्स हैं जिनके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, और विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर सभी नॉमिनेट्स के साथ किया जाता है। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर, शैल इज यूज्ड with first person nominates and will is used with the other nominates। तो शुद्ध भविष्य काल व्यक्त करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, जबकि अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि विल और शैल ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, तो इनका प्रयोग वाइस वर्सा भी होता है, यानी उलट करके भी होता है। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस थ्रीट, वोल्यूशन, डिटर्मिनेशन, ऑब्लिगेशन, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग कर दिया जाता है, जबकि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे यू शैल पे द फाइन, दंड तो तुम्हें देना ही होगा। यू के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन चूंकि शैल और विल एक मॉडल ऑक्सिलरी हैं, तो यू के साथ शैल का प्रयोग कर दिया गया, यानी शैल हैज बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट मोड। दूसरी भाव भंगिमा को व्यक्त करने के लिए, दूसरे भाव को व्यक्त करने के लिए यू के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। बट if we are going to express pure future, then shall would be used with the nominates of first person and will be used with the nominates of others। तो मेरे समझ से आप विल और शैल का प्रयोग समझ गए होंगे। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया विल है और शैल है। विल और शैल के बाद सिंपल फ्यूचर में हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी। तो अगर विल और शैल के साथ एक्टिविटी का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, तो समझिए दैट इज सिंपल फ्यूचर। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले नॉमिनेट का यूज करते हैं,
फिर विल और शैल में सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल का चयन करते हैं। विल और शैल सहायक क्रियाएं हैं, तो विल और या शैल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज करते हैं। इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑक्सिलरी लगाएंगे, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाने से पहले नॉट लगा देंगे, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो so far as interrogative sentences are concerned, सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर लगाते हैं। अगर वो एप्लीकेबल होता है तो तकरीबन हर टेंस में मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर प्रश्न हाँ ना में उत्तरित होता है तो WH फैमिली का मेंबर नहीं लगता, और अगर हाँ ना में उत्तरित नहीं होता बल्कि प्रश्न के उत्तर में हमें कुछ न कुछ बताना पड़ता है तो वहाँ WH फैमिली का मेंबर लगता है। तो वाक्य के अनुसार अगर उस वाक्य में WH फैमिली का मेंबर लगाने लायक होता है तो हम लगाते हैं, नहीं तो हम उन वाक्यों को शैल और विल से ही स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वाले वाक्यों को। तो पहले WH फैमिली का मेंबर लगना होगा तो लगाया जाएगा, नहीं लगना होगा तो नहीं लगाया जाएगा। फिर ऑक्सिलरी शैल और विल का में से किसी एक का प्रयोग होगा और इसके अनुसार किया जाएगा। हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सी ऑक्सिलरी लगाने की परमिशन दे रहा है, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्टिव पार्ट, और फाइनली क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम बेस फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। पहले WH फैमिली का मेंबर अगर एप्लीकेबल होता है तो लगाते हैं, नहीं एप्लीकेबल होता तो नहीं लगाते हैं। फिर विल और शैल में से जो ऑक्सिलरी लगाने लायक होती है अकॉर्डिंग टू फोर्थ कमिंग सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अनुसार जिसका की प्रयोग अभी वाक्य में होना होगा, उसके अनुसार विल और शैल का चयन करके हम ऑक्सिलरी लगाते हैं। फिर हम नॉमिनेट का यूज करते हैं और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है तो ऑब्जेक्टिव पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स ट्राई द सेंटेंसेस वन बाय वन। देखिए, बच्चे कल प्रदर्शनी देखने जाएंगे। इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो हम इसमें पॉजिटिव सेंटेंस वाला तरीका यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? बच्चे। नॉमिनेट्स क्या है? बच्चे। तो लिखेंगे चिल्ड्रन। फिर देखिए, चिल्ड्रन के अनुसार ऑक्सिलरी लग जाएगी विल। एक्टिविटी देखिए, जाएंगे, विल के साथ गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। तो चिल्ड्रन विल गो देखने, टू सी। चिल्ड्रन विल गो टू सी। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। और कब जाएंगे? कल।
tomorrow. TOMORROW. तो देखिए, बच्चे कल प्रदर्शनी देखने जाएंगे. चिल्ड्रेन विल गो टू सी एग्जीबिशन टुमारो. नेक्स्ट देखते हैं. दादी जी हमें रात को कहानी सुनाएंगी. दादी जी हमें रात को कहानी सुनाएंगी का मतलब दादी जी कहानी कहेंगी और हम लोग सुनेंगे. तो सबसे पहले नॉमिनेट का यूज ग्रैंड माँ. दादी जी, ग्रैंड माँ. ग्रैंड मदर. सुनाएंगी अर्थात कहेंगी. विल टेल. ग्रैंड मदर विल टेल. तो देखिए, नॉमिनेट हो गया, ऑक्सिलरी हो गई, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई. अब ऑब्जेक्टिव पार्ट, हमें, अस. grandmother will tell us story at night. Story at night. आगे देखिए, मैं तुम्हें अंग्रेजी के बजाय इतिहास पढ़ाऊंगा. मैं तुम्हें अंग्रेजी के बजाय इतिहास पढ़ाऊंगा. तो सबसे पहले नॉमिनेट यूज करेंगे आई. अब आई के अकॉर्डिंगली हमें ऑक्सिलरी से ऑप्ट करनी होगी. तो हम शैल को ऑप्ट करेंगे. आई के लिए फर्स्ट पर्सन आया है तो आई शैल. फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाना. आई शैल टीच. इसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट यू. आई शैल टीच यू. अब क्या पढ़ाऊंगा? अंग्रेजी के बजाय इतिहास. तो हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ इंग्लिश. हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ इंग्लिश. तो आई शैल टीच यू हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ इंग्लिश. आगे देखें, नेगेटिव सेंटेंस है. मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाने की अपेक्षा इतिहास पढ़ाना पसंद नहीं करूंगा. अब इसमें नहीं आ गया तो हमें नेगेटिव वाला रूल लगाना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले नॉमिनेट आई. फिर नहीं पसंद करूंगा. आई के साथ शैल का यूज करेंगे. आई शैल नॉट लाइक. I shall not like.
ऑब्जेक्टिव पार्ट यू, आई शांट लाइक यू, अंग्रेजी पढ़ाने की अपेक्षा इतिहास पढ़ाना। तो पीछे से चलिए, आई शांट लाइक यू टू टीच हिस्ट्री, टू टीच rather than teaching English, की अपेक्षा rather than पढ़ाने teaching फिर English। तो I shall not like you to teach history rather than teaching इंग्लिश। देखिए, सेंटेंसेस में जब रादर का यूज होता है तो आगे आने वाले पार्ट में हम जिरंड फॉर्म का यूज करते हैं। आगे देखिए, हम बेईमानों की संगत में कभी नहीं रहेंगे। सबसे पहले नॉमिनेट का यूज करेंगे हम, वी। नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, मार्क करने वाली बात है। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज होता है। और जिन टेंसेस में सहायक क्रिया लिखना पॉजिटिव में जरूरी होता है वहां ऑक्सिलरी के बाद नेवर का प्रयोग होता है। लेकिन जैसे सिंपल प्रेजेंट हुआ, सिंपल पास्ट हुआ, तो उसमें सीधे नॉमिनेट के बाद नेवर का यूज हो जाता है। तो यहां चूंकि शैल और विल हर सेंटेंस में आने हैं सिंपल फ्यूचर में, तो शैल और विल के बाद नेवर का प्रयोग होगा, यानी मेन वर्ब से पहले। तो देखिए, हम, वी, shall not be, shall never be, we shall never be, रहना का मतलब होना, बी। वी शैल नेवर बी या वी शैल नेवर लिव, तो लिव की तुलना में बी ज्यादा प्रॉपर है। तो वी शैल नेवर बी इन द कंपनी ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। We shall never be in the company of बेईमानों, dishonest people, dishonest people। तो वी शैल नेवर बी इन द कंपनी ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। आगे देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो कभी नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी अर्थात नेवर का यूज होगा। तो सी
will never tell a lie. सी फिर सहायक क्रिया will, फिर टेल से पहले नेवर, तो सी विल नेवर टेल ए लाई। वह कभी भी सत्य नहीं बोलेगा। तो झूठ बोलने को टेल ए लाई कहते हैं, सच बोलने को स्पीक द ट्रुथ। ये दोनों सेंटेंस इसीलिए लिए गए हैं कि झूठ बोलने के साथ टेल का प्रयोग होता है, सच बोलने के साथ स्पीक का प्रयोग होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले नॉमिनेट ही, विल अब कभी नहीं बोलेगा तो नेवर स्पीक, ही विल नेवर स्पीक द ट्रुथ। I hope you must have liked this video. Be merry, have fun, enjoy.